हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे गियासुद्दीन बलबन। बलबन जो है वो दास वंश के सुल्तानों में सबसे अधिक शक्तिशाली सुल्तान थे। इनका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इनके जन्म के बारे में इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद पाए जाते हैं। इनके जन्म की तारीख जो है वो 1200 ईस्वी के लगभग बताई जाती है और इनके जन्म स्थल के बारे में भी इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार जो है इनके जन्म स्थल को तुर्किस्तान मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है इनका जन्म स्थल जो है वो कजाकिस्तान रहा है। इनकी शासनावधि जो है वो 1265 से 1287 मानी गई है। इनके पूर्ववर्ती शासक जो थे वो नासिरुद्दीन महमूद थे। उनके उत्तरवर्ती शासक यानी कि इनके जो उत्तराधिकारी थे वो मुइजुद्दीन केकाबाद थे, यानी कि इनके पोते थे। इनका निधन जो है वो 1287 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इनकी समाधि यानी कि इनका मकबरा जो है वो दिल्ली के मेहरौली पुरातत्व पार्क में बलबन का मकबरा नाम से स्थापित है। तो गियासुद्दीन बलबन जो है वो जाति से इलबारी तुर्क थे। इनकी जन्म तिथि के बारे में जैसा कि मैंने पहले बताया कि इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। कई इनकी जन्म की तारीख में बोलते हैं कि किसी प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। कुछ जो है 1200 ईस्वी के लगभग इनका जन्म मानते हैं। इनके पिता जो थे वो उच्च श्रेणी के सरदार थे। इनके पिता इलबारी कबीला के 10,000 जो परिवार थे उनके खान थे। बचपन में ही क्या हुआ कि मंगोल इनको पकड़कर बगदाद ले गए थे और उन्हें आगे फिर क्या किया, ख्वाजा जमालुद्दीन को मंगोलों ने क्या किया, बलबन को बेच दिया। ख्वाजा जो जमालुद्दीन थे उन्होंने क्या किया, उनकी अच्छी परवरिश की, उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। ठीक है, उसके बाद वो उन्हें लेकर कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए। और 1232 में उन्होंने क्या किया, सुल्तान इल्तुतमिश के सामने, यहाँ अल्तमस लिखा हुआ है, यहाँ इल्तुतमिश है, तो इल्तुतमिश के सामने उन्होंने बलबन को प्रस्तुत किया और इल्तुतमिश ने जो है उन्हें खरीद लिया। बलबन जो थे वो शकल से काफ़ी कुरूप थे, तो इल्तुतमिश ने स्टार्टिंग में इन्हें जो है भिस्ती का काम यानी कि पानी भरने का काम जो है वो सौंपा था। लेकिन वो अपनी बहादुरी, योग्यता और ईमानदारी के बल पर क्या है, उन्होंने इल्तुतमिश का दिल जीत लिया। और वो जो इल्तुतमिश का चहलगानी जो था यानी कि चालीसा जो थे, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या है अपना स्थान बना लिया। इल्तुतमिश ने उन्हें चालीसा में शामिल कर लिया। यहाँ चहलगानी आएगा। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद क्या हुआ, उनकी पुत्री रजिया जो है वो शासक बनी। तो ये रजिया के भी विश्वास पात्र बने रहे। रजिया ने इन्हें आमिर शिकार के पद पर नियुक्त किया। रजिया के बाद में उन्होंने क्या किया, रजिया का जैसे ही रजिया के विरुद्ध अनेक सरदार हुए तो बलबन ने भी उनका विरोध जो है शुरू कर दिया। और बाद में बैराम शाह जो है वो शासक बनते हैं, जो कि रजिया के भाई थे। ठीक है, तो उनको शासक बनाने में बलबन का महत्वपूर्ण योगदान था। बैराम शाह शासक बनने के बाद बलबन को उन्होंने रेवाड़ी और हासी के प्रदेशों की जो जागीरें थी वो बलबन को प्रदान कर दी और आमिर आखूर का पद दे दिया। 1245 में मंगोलों से लोहा लेकर उन्होंने अपने सामरिक गुण का प्रमाण दिया, यानी कि युद्ध नीति का प्रमाण दिया उन्होंने। आगामी जो वर्ष थे उसमें क्या है, नासिरुद्दीन मोहम्मद सिंहासनारूढ़ हुए, यानी कि बैराम शाह के बाद जो मसूद शाह थे वो शासक बनते हैं। उनके शासनकाल में वो अमीर हाबिस के पद तक पहुंच जाते हैं। लेकिन 1246 में क्या हुआ, बलबन ने मसूर शाह के विरुद्ध क्या किया, षड्यंत्र किया और उन्हें बंदी बना लिया। और उनके जो चाचा थे नासिरुद्दीन
महमूद उनको क्या किया, दिल्ली का सुल्तान उन्होंने बना दिया। उनका जो 41 वर्ष का, यहाँ 41 आएगा, 41 वर्ष तक क्या है जो शासन किया, यानी कि उन्होंने 1246 से लेकर 1266 तक वो क्या रहे, प्रधानमंत्री के पद पर रहे। और 66 से लेकर 86 लगभग 86-87 तक वो क्या है, सुल्तान के पद पर रहे। तो इस अवधि के दौरान चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल हो, चाहे सुल्तान के रूप में उनका कार्यकाल हो, तो अनेक समस्याएं जो है उनके सामने आई और अनेक अवसरों पर उन्हें अपमानित भी होना पड़ा। लेकिन उन्होंने क्या किया, साहस के साथ काम लिया और जो है अपना विश्वास उन्होंने नहीं खोया। दृढ़ संकल्प के साथ वो आगे बढ़ते रहे और निरंतर उन्नति की दिशा में अग्रसर रहे। उन्होंने क्या किया, जो आंतरिक विद्रोह हुए दिल्ली सल्तनत में, उनका दमन किया और जो बाह्य आक्रमण थे, यानी कि जो मंगोलों के आक्रमण थे, उनको असफल बनाया। सन 1246 में दोआब के हिंदू जमींदारों की उद्दंडता का उन्होंने दमन किया। दोआब प्रदेश वो होता है जो दो नदियों के मध्य में पड़ता है। जैसे उत्तर भारत में यमुना और गंगा नदी के मध्य का जो प्रदेश है वो दोआब प्रदेश कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने कालिंजर व कड़ाके प्रदेशों पर अधिकार जमा लिया। उनके यहाँ जो विद्रोह हुए थे उनको उन्होंने दबा दिया था। इन सब से प्रसन्न होकर ये कहा जाता है कि 1249 ईस्वी में सुल्तान ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो बलबन के साथ कर दिया और उन्हें नायब सुल्तान की उपाधि प्रदान की। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि सुल्तान ने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ नहीं किया था, बल्कि बलबन ने जो है अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ किया था। तो इसमें क्या है, अभी तक मतभेद है। फिर क्या हुआ, 1252 ईस्वी में उन्होंने ग्वालियर, चंदेरी और मालवा पर अभियान चलाए, यानी कि यहाँ जो विद्रोह हुए उनका सख्ती से उन्होंने दमन किया। उनके जो दरबारी थे, समकालीन दरबारी थे, उनके जो प्रतिद्वंदी थे वो उनसे ईर्ष्या और द्वेष रखते थे। इस कारण जो नासरुद्दीन महमूद थे उन्होंने क्या किया, उनको प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया 1253 ईस्वी में और उनकी जगह जो है नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया जिसका नाम इमामुद्दीन रेहान था। लेकिन वो जो उनके शासनकाल में क्या हुआ, पूरी सल्तनत थी उसमें शासन व्यवस्था बिगड़ने लगी, अनेक जगह विद्रोह होने लगे। तो इन विद्रोह का दमन करने के लिए सुल्तान को विवश होना पड़ा फिर से बलबन को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए। तो बाद में दोबारा से बलबन ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला और जितने भी विद्रोह हुए थे और जो उद्दंड अमीर थे उनको अपने नियंत्रण में करने का उन्होंने प्रयास किया। फिर सन 1255 में सुल्तान के सौतेले पिता कतलुक खां के विद्रोह को उन्होंने दबाया। कतलुक खां ने क्या किया, जो नासरुद्दीन महमूद थे उनकी जो विधवा माँ थी उनके साथ उन्होंने विवाह कर लिया था और कतलुक खां जो थे वो बलबन के कट्टर शत्रु थे। तो बाद में जैसे ही कतलुक खां ने विद्रोह किया तो बलबन ने निर्दयता से उसको दबा दिया, लेकिन कतलुक खां जो है अपनी जान बचाकर जो युद्ध था उससे भाग निकले थे। फिर 1257 ईस्वी में मंगोलों के आक्रमण को बलबन ने रोका, उनके आक्रमण को उन्होंने असफल बनाया। उसके बाद 1259 में क्षेत्र के जो बागी थे उनका उन्होंने विनाश किया। जो सुल्तान के विरुद्ध अमीर थे या जो बार बार विद्रोह कर रहे थे उनका उन्होंने दमन किया। 1260 से लेकर 1266 तक उन्होंने जितने भी कारनामे किए तो उनके जो है साक्ष्य यानी कि प्रमाण जो है नहीं मिले हैं। तो इसलिए इस टाइम पीरियड में उन्होंने जो कार्य किए हैं उनके बारे में इतिहास में जानकारी नहीं है। उनका जो 41 वर्ष का कार्यकाल था, यहाँ 41 आएगा, 41 वर्ष तक उन्होंने क्या किया, शासन किया। 20 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में और 21 वर्ष तक जो है वो सुल्तान के रूप में उन्होंने राज्य किया। क्योंकि नासरुद्दीन महमूद के समय में वो प्रधानमंत्री थे तो जितना भी राजकाज का कार्य थे
तो सारा का सारा किसके हाथ में था? बलबन के हाथ में था, क्योंकि नासिरुद्दीन जो थे वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, वो प्रशासनिक कार्यों से लगभग दूर ही रहते थे। उसके बाद सुल्तान के रूप में उसने जिस बुद्धिमत्ता, कार्यकुशलता और नैतिकता का परिचय दिया, इतिहासकारों ने उसकी खूब प्रशंसा की है। उन्होंने शासन पद्धति को नवीन ढांचे में ढाला। उन्होंने जो शासन व्यवस्था थी उसको लौकिक बनाने का प्रयास किया, यानी कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्य किए जिससे कि राज्य के विद्रोह को दबाया जा सके, राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित की जा सके और लोगों की भलाई के लिए कार्य किए जा सके। वह मुसलमान विद्वानों का आदर करता था, लेकिन ये नहीं था कि जो मुसलमान विद्वान थे वो राजकाज के कार्य में हस्तक्षेप कर सकते थे। बलबन ने जो है इस प्रकार का कोई अधिकार इन विद्वानों को नहीं दिया था। राजकाज के कार्यों से इनको दूर ही रखा जाता था। बलबन का जो न्याय था वो पक्षपात रहित था, यानी कि किसी का भी न्याय करते समय वो किसी का पक्ष नहीं लेते थे। दोनों पक्षों की बातें जो है सुनी जाती थी, उसके बाद ही निर्णय किया जाता था। उनके टाइम में जो दंड व्यवस्था थी वो अत्यधिक कठोर थी, यानी कि विद्रोह वगैरह करने में लोगों को मौत के घाट, अमीरों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। उन्होंने अपनी तलवार के बल पर जो है अनेक क्षेत्रों के विद्रोह को दबाया था। तो इसी कारण से उनकी शासन नीति को जो है लौ और रक्त की नीति कहकर संबोधित किया जाता है। वास्तव में जो ये नीति थी उस समय इसकी काफ़ी आवश्यकता थी, क्योंकि समय समय पर अनेक क्षेत्रों में विद्रोह हो रहे थे, तो उनको दबाना आवश्यक था। उन्होंने बाद में उन्होंने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से जो सीमांत प्रदेश थे वहाँ जो है जो दुर्ग बने हुए थे उनकी मरम्मत करवाई और नए दुर्गों का उन्होंने निर्माण करवाया। इन दुर्गों के निर्माण करवाने के बाद उन्होंने क्या किया, उन दुर्गों में जो वृद्ध या कमज़ोर योद्धा थे उनको हटाकर जो नवयुवक और साहसी योद्धा थे उनको वहाँ नियुक्त किया गया। उसके बाद उन्होंने मेवात, दोआब और कटेहर के विद्रोहियों को आतंकित किया, यानी कि डराया। उन्होंने अनेक मेवातियों को, दोआब में जो जमींदार थे उनको और कटेहर में जो हिंदू विद्रोही थे उनको मौत के घाट उतार दिया था। लाखों मेवातियों और हिंदुओं को उन्होंने अपनी तलवार से मौत के घाट उतारा था। कटेहर प्रदेश जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे, जब तुगरील ने बंगाल में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। तुगरील ने स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? जब 1279 में मंगोलों का जो आक्रमण हुआ था उसमें क्या हुआ, बलबन का जो पुत्र था मोहम्मद खान, उसकी मृत्यु हो जाती है और वो बलबन के दिल के काफ़ी करीब था, काफ़ी वो उससे प्यार करते थे। तो उसकी मृत्यु के बाद उन्होंने क्या किया, वो बिल्कुल प्रशासनिक कार्यों से दूर रहने लगे, निराश हो गए थे। तो इस स्थिति का लाभ उठाकर तुगरील ने क्या किया, बंगाल में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो जब तुगरील ने बंगाल में स्वतंत्रता की घोषणा की तो उसके विद्रोह को दबाने के लिए बलबन ने क्या किया, वो खुद नहीं गए और अमीर खां जो उनका एक सरदार था या जो सेनापति था उसे जो है इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया, लेकिन वो तुगरील से पराजित हो गया और खाली हाथ वापस लौट आया। तो उसके बाद सुल्तान जो थे यानी कि बलबन स्वयं बंगाल की ओर उन्होंने कूच किया और निर्दयता से जो है तुगरील का दमन किया। साम्राज्य विस्तार करने की उनकी नीति न थी, यानी कि वो अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार नहीं करना चाहते थे। इसके विपरीत उनके साम्राज्य में जितने प्रदेश शामिल थे उसमें ही अपने साम्राज्य को संगठित रखना चाहते थे, यानी कि उसमें जितने भी विद्रोह हुए थे उन्होंने निर्दयता से उनको दबा दिया था। वो अपनी सीमा वहीं तक सीमित रखना चाहते थे जितनी उनके पास थी वर्तमान में। तो उन्होंने अपनी प्रदेश की सीमाओं का विस्तार करने के बारे में नहीं सोचा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने क्या किया, जो उमराव वर्ग
था, यानी कि जो चालीसा वर्ग था उस पर नियंत्रण रखा, और चालीसा वर्ग को तो उन्होंने क्या है, नष्ट ही कर दिया था, और सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को उन्होंने बनाए रखा। उन्होंने जो है जिले अल्लाह की उपाधि भी धारण की थी। उनका कहना था कि सुल्तान का हृदय देवी अनुकंपा की एक विशेष निधि है। इसका कारण उसका अस्तित्व जो है अद्वितीय है, यानी कि जो सुल्तान है वो ईश्वर की छाया है। जिले अल्लाह की जो उपाधि उन्होंने धारण की थी, इसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया, तो वो अपने आप को ईश्वर की छाया मानते थे। उन्होंने जो है अपने शासनकाल में सिजदा और पाबोस की पत्तियां भी चलाई थी। सिजदा क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो दरबार में आता है तो उसे लेटकर जो है सुल्तान को प्रणाम करना पड़ता था, और पाबोस में क्या होता था, सुल्तान के जूतों को चूमना पड़ता था। उसका बलबन का जो व्यक्तित्व था वो इतना प्रभावशाली था कि लोग उसको देखते ही भयभीत हो जाते थे। उसका डर जो था हर जगह व्यापक था, हर कोई उससे डरता था। उसने अपनी सेना में भी अनेक सुधार किए थे। जो दुर्बल और बूढ़े सेनानायक थे उनको हटा दिया गया था, और उनकी जगह उसने वीर और साहसी जवानों को नियुक्त किया था। एक और काम उसने किया था कि उसके दरबार में जितने भी उच्च पद थे तो उस पर वो सिर्फ तुर्क जाति के लोगों को ही रखता था। इस पर हिंदू या अन्य जातियों के लोगों को वो नहीं रखता था। तो जितने भी पद थे वो तुर्कों के पास थे। इसके बाद 1287 में उसका देहांत हो जाता है। ठीक है, तो इन सब के अलावा बलबन का जो व्यक्तित्व था या उसका जो शासनकाल था उसकी कई अन्य विशेषताएं हैं। जैसे बलबन के दरबारी कवि जो थे वो अमीर खुसरो और अमीर हसन जो थे वो दोनों इसमें दरबारी कवियों में प्रसिद्ध थे। नासरुद्दीन मोहम्मद ने जो है बलबन को उलुग खां की उपाधि से सम्मानित किया था। बलबन ने ही फारसी त्यौहार जो नवरोज़ था वो करवाना आरंभ किया था। उनके शासनकाल में ही ये त्यौहार मनाना शुरू हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपने शासनकाल में सिजदा और पाबोस की जो प्रथाएं थी वो शुरू की थी। इसके बाद जो चालीसा का जो संगठन था उसको भी उन्होंने क्या किया, नष्ट कर दिया था, ताकि जो सारी जो शक्तियां हैं वो सुल्तान के हाथ में हो। यानी कि जो चालीसा के अधिकारी होते थे, जिसमें जो व्यक्ति होते थे वो बार बार जो राजकाज के प्रशासनिक जो कार्य होते थे उसमें दखलंदाजी करते थे। तो जो बलबन था वो इस प्रकार की कोई भी दखलंदाजी अपने प्रशासनिक कार्यों में नहीं चाहता था। तो उसने जैसे ही वो सुल्तान बना तो चहलगानी यानी कि चालीसा का जो संगठन था उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। तो ये तो था बलबन के बारे में, उसके शासनकाल के बारे में, उसकी विशेषताएं। तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है। ठीक है।